अस्सलाम वालेकुम। शहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और हसनात मलिक। नैब तरामीम जिन्हें इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, जिसकी 40-47 समातें हो चुकी हैं, उसमें आज एक ड्रामाई मोड़ आया। और वो ड्रामाई मोड़ ये था कि जब चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच सजा, तो उस दौरान जब वफाक के वकील यानी मखदूम अली खान ने से एक सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि क्या इस नैब तरामीम के केस के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए था। और ये बात जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस अदालत में एक बम की तरह से फूटी और उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने काफ़ी रद्द अमल दिया। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनमें क्या हुआ आप बात करते हैं। मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। नासिर साहब, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, एक और डेवलपमेंट हो रही है, वो ये कि पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग हुई है, जिसके अंदर ये तय किया जा रहा है कि 90 दिन की आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात होना चाहिए। बसूरत दिगर एक और वकला तहरीक सामने होगी। तो पहली वाली तहरीक के पीछे तो फंडिंग सपोर्ट थी, इसमें होगी? जवाब आप दे दें ज़रा। एहसन बून साहब से आप राब्ते में हैं? राब्ते में तो है, लेकिन आजकल जब से वो मिनिस्टर नहीं बने तो शायद किसी गम में है। नहीं, कोई गम में नहीं है। वो सुने उनको 2 और पोर्टफोलियो की ऑफर हुई। अच्छा। बाकायदा वो उन्होंने माजरत की कि उन्होंने रेलेवेंट मिनिस्ट्री क्योंकि उनको नहीं मिली, तो उन्होंने 2 और उनको ऑफर की गई, लेकिन वो नहीं उन्होंने किया। मेरा ख्याल है वजह यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल इंडिपेंडेंट ग्रुप, आगे सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आ रहा है, और बार में जो स्टांस पिछली दफ़ा आपने देखा होगा कि हार पड़ी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारे इंडिपेंडेंट ग्रुप, तो इस दफ़ा वो एक स्टांस लेना चाह रहे हैं कि ताकि इलेक्शन से पहले वो एक ना रहे कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट या PDM की सपोर्ट ही करते रहे हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा उन डिफरेंट स्टांस, लेकिन ये स्टेटमेंट की हद तक ही मेरा ख्याल है रहेगा। ये लेकिन वकला तहरीक वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि इसका काफ़ी धचका, आज की स्टेटमेंट का एस्टेब्लिशमेंट को धचका होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साहब उसमें एक चीज़ तो इस्टेब्लिश होगी ना कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो रही है ना। देखिए नासिर साहब, अब आप जो है ना वो किसी और तरफ आएंगे। अब देखें वो जो पंजाब वाले, सिर्फ पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर होने वाले चाहिए थे। KPK पाकिस्तान का सूबा नहीं है, वहाँ पे आइन नहीं नाफिज होता। अब आप जिस तरफ आएंगे मुझे पता है। अब देखिए ना, एक मिनट बात सुने। आप चाहते थे कि जो है नेशनल असम्बली का जो जनरल इलेक्शन ये सारे मनूवर हो, ताकि वहाँ पे पंजाब के अंदर एक हुकूमत हो, 148 सीटें आपको प्लेट के अंदर रख के जो है ना मनूवरिंग करके दे। क्या बात करते हैं यार आप नासिर साहब। अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन कहाँ मनूवर होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज़ों का आपको पता है अच्छी तरह। और आपने जो शरारत की थी वो कामयाब हो गई है आपकी। तो कहने का ये मकसद है। अच्छा, मैंने कौन सी शरारत की, पहले ये बताएं। 90 दिन में तो इलेक्शन होने चाहिए ना, ये बात है। वो आइन के अंदर लिखा हुआ है नासिर साहब, इसमें हम कौन सा बात कर रहे हैं? मैं भी यही कह रहा हूँ, आइन में लिखा हुआ है। हाँ, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट मार्शल लॉ को जायज़ करार देती रही है। मैंने कहा वो तो सुप्रीम कोर्ट का तो वो जो उसका माजी है वो तो इंतहाई तारीख का। तो हाल कैसा है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट तो है नहीं ना। हाल कैसा है? वो जैसा भी है, ट्रस्ट तो नहीं है ना। अच्छा, ये बताएं कि ये जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बननी चाहिए इसके ऊपर, ये बेसिकली तो ये क्या बम फूटा? ये तस्वीर ये करना चाहता हूँ कि जब बेंच आया ना तो चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि मेरे वन ऑफ माई ब्रदर वांट टू से समथिंग। इस पे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि इन व्यू ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो 3 जजेस, कमेटी ऑफ जजेस, फिर वो 5 मेंबर बेंच के सामने होगा। तो मैं ये समझता हूँ यानी कि 184(3) के हवाले से जो बेंचेस की तश्कील और वो है फिक्सेशन, वो 3 मेंबर कमेटी जो है बनाएगी। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी रिजर्वेशंस हैं क्योंकि ये पिटीशन 184(3) में आई है और इसकी इम्प्लिकेशन है, तो ये क्या फुल कोर्ट नहीं सुनना चाहिए? आप इस पे मेरा ये ख्याल है कि ये फुल कोर्ट में सुनना चाहिए। ये उन्होंने इस तरह हियरिंग शुरू की थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कोई फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया था। 2 गिलास पानी तो पिए। हाँ, लेकिन फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन यह है कि फिर मंसूर अली शाह साहब ने मखदूम अली ख़ान को बाद में जाके ये कहा था कि आई नीड योर असिस्टेंस, मुझे आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत है इस पॉइंट पे कि क्या 184(3) की पिटीशन जो है वो फुल कोर्ट नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर लिखना भी कुछ चाहता हूँ। तो इस पे मखदूम अली ख़ान साहब ने बेसिकली यही जवाब दिया था कि मेरा भी जवाब इन फेवर ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही है, क्योंकि मैं इस बहस में नहीं जाता कि ये जो आपने इलेक्शन के पे जो जजमेंट आई थी ये 4-3 का है या 3-2 का, मैं इस बहस में नहीं जाता। लेकिन आप में से आप 3 जजेस हैं, इनमें से 2 ने उसको मेंटेन में
करार दिया था 184(3) की पिटीशन को, और एक जज साहब जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने उसको नॉन मेंटेबल डिक्लेयर किया था, नॉट मेंटेनेबल। तो बेहतर यही है कि ये आप लोगों के लिए डिपेंड वैसे आप पे करता है कि आपने ये डिसाइड करना है कि इसको केस को प्रोसीड किया जाए या इसको कंटिन्यू ना, मतलब इसको ना सुना जाए, फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, ये आपका है। लेकिन मैंने जो भी आर्गूमेंट्स हैं, चीफ जस्टिस ने बेसिकली कहा था कि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि किसको कहा था ये? मखदूम अली खान साहब, बेसिकली मखदूम अली खान साहब को कहा था, लेकिन शायद हाँ हो सकता है जस्टिस मंसूर बाएं रहे हो। हाँ अच्छा, लेकिन बहरहाल ये कहता कि ये इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं, आपको मालूम है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और ये एक इम्पॉर्टेंट केस है और मैं आई वांट टू राइट समथिंग, मैं इस पर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो क्योंकि ये अदरवाइज़ ये एम्बैरेस। अभी लिखना चाहते हैं या लिख चुके हैं? ये तो मुझे नहीं पता ना, लिख चुके हैं, लेकिन ये तो आपको अच्छी और अगर मंसूर अली शाह साहब उठ गया, बेंच टूट गया, फिर तो वो लिखा लिखाया जो है ना वो बस तो वो उठ चुके होते, एक थीसिस के तौर पर ही रह जाएगा। तो उठना होता तो वो उठ चुके होते ना, वो उठे नहीं हैं, हाँ। वो बेंच पे बैठे रहे हैं। हाँ। तो वो देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीज़ों का पता है, वो मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं तो वो जाहिर कह है सकते थे कि आई वांट टू रिक्यूज, उन्होंने नहीं ये कहा, वो बेंच में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नोट लिखूंगा इसके ऊपर, नोट वो लिखेंगे। हो सकता है आ जाए, बिल्कुल जैसे पहले अभी जब बेंच बना था, यही वाला कौन सा था, ये नौ रुकनी बेंच जो बना था नासिर साहब, किस केस के ऊपर बना था? ये बेसिकली तो इलेक्शन का केस था ना, जो बाद में वो शॉर्ट होता चला गया था। हाँ। तो मतलब कहने का ये मकसद है कि वो उन्होंने ये कहा नहीं, जिसमें काजी फाइसिसा और जैसे वो तो मिलिट्री कोर्ट्स का था, हाँ वो मिलिट्री कोर्ट्स का था। तो और उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, जस्टिस साहब ने उसका फुल भी कोर्ट, रेफरेंस दिया था कि मिलिट्री कोर्ट में भी मेरा यही ओपिनियन था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मौजूद है तो 184(3) की हियरिंग फुल कोर्ट सुना करे। लेकिन चीफ जस्टिस और ने फिर कहा उसमें कि ये- जिस जज का अगर वो सुनना चाहता है ठीक है, नहीं सुनना चाहता तो वो रिक्यूज कर सकता है। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि ये अभी हमारे सामने डिबेट नहीं हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हमारे सामने भी डिबेट नहीं हुआ। डिबेट हो कैसे? आपने स्टे करके तो पता नहीं किया डाल दिया, और- पता नहीं और कहाँ, उसकी hearing कितने होनी- 6 महीने से। हेयरिंग होनी चाहिए। असनाद साहब, ये शौक था चीफ जस्टिस के लिए कि एकदम से मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा? देखिए, वो मेरा ख्याल है उन्होंने बात तो की थी पहले ही चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ही वांट टू से समथिंग। बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो अपने आखिरी 5 महीने का टेनोर है, जो टेनोर चलाया है, वो स्टे ऑर्डर पे चला है। एक स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उन्होंने हम ख्याल जजेस को बिठाया, अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर स्टे दे दिया, और उसके बाद कानून बना, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। अब भी लोग कह रहे हैं कि जी स्ट्राइक में अमेरिकन जजमेंट जो है उसको भी गलत कोट किया, ठीक है, लोग यही कह रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। 1819 की, हाँ अच्छा चलो। अब यह है कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, उसके बाद ये जजमेंट, अब वो उसको फाइनल फैसला भी नहीं दे रहे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ये कहा कि मैंने मिलिट्री कोर्ट के केस में भी अपना नोट लिखा है इसकी बुनियाद कि जी जब तक फैसला नहीं होता तो सारा फुल कोर्ट ही केस सुने। तो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस साहब नहीं, वो कभी भी फुल कोर्ट का नाम भी सुने तो वो उसको वो कोई उनकी नहीं, उस पर वो इरिटेशन हो जाती है, हाँ, वो मतलब है कि उनको वो समझते हैं, मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया। यही उनके जब वो जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि मुझे ब्रदर जजेस ने काम नहीं करने दिया। हालांकि 90% केसेस में जैसे मुनीब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस ही बैठ रहे हैं। बल्कि मैं कह रहा था कि अब 1 महीने बाद जैसे मुनीब और जैसे एजाज को थोड़ी बहुत रेस्ट ही देनी चाहिए, उनको कभी कोई थोड़ा बहुत फ्लेवर चेंज करके उनका केस कोई वो सुना है कि शायद जस्टिस एजाजुल हसन किसी गैर मुल्की दौरे के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, वैसे देखिए मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल, छुट्टियों में उन्होंने छुट्टियाँ नहीं की, वैसे छुट्टियाँ नहीं की, वो छुट्टियों में रहे, पक्के कायम दायम रहे। और चीफ जस्टिस साहब का यही शिकवा ब्रदर जजेस कहते हैं कि आपने 2 को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, सुप्रीम कोर्ट सारी आपने चलाई जैसे मुनीब और चीफ जस्टिस जैसे एजाज के ज़रिए, आपने पहले दिन ही जो है वो जैसे काजी फाइज साहब को किसी भी हाई प्रोफाइल केस में मशवरा नहीं लिया। तो अब ये सारी वो बैकड्रॉप जितना कुछ जुडिशल पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा ये आखिरी एंड है, इसमें प्रेशर चीफ जस्टिस पे है, उनके हम ख्याल जजेस पे है, दूसरा ग्रुप मजबूत हो रहा है। और मखदूम अली खान साहब को भी एडवांटेज है उस चीज़ में, और उन्होंने आज यही कहा है कि जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि एक तो ये है कि इन दोनों, आपका व्यू 2 का अलहदा है, जैसे मंसूर अली शाह का अलहदा है, आप फुल कोर्ट बनाएं। फिर जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं नोट भी जारी करूँगा,
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब तक पहले दिन से ये पूछ रहा हूँ कि इसमें कौन सा बुनियादी हक है जो बुनियादी मुतासिर हक उन्होंने हुआ? कहा जी 47 हियरिंग में मुझे कोई नहीं बताया। अब चीफ जस्टिस साहब जो बहुत से वकला बाहर निकले हैं हियरिंग में कि सुन के वो कहते हैं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब साथ साथ जजमेंट लिखते रह गए। अब ये नहीं हो सकता कि अब यहाँ फुल कोर्ट बना के वो टेनोरी अकाउंटेबिलिटी उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वकल ख़ासकर सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी, राय हसन नवाज से लेके तायार नैली से लेके ये उनकी जूरिस्प्रूडेंस है कि उन्होंने सियासतदानों के खिलाफ सख्त से सख्त फैसले किए हैं, खासकर करप्शन अकाउंटेबिलिटी पे, और वो चाहते हैं कि ये खासा उन्हीं का रहे कि वो नैब लॉ की अमेंडमेंट पे हवाले से बजाय आज उन्होंने कोशिश की कि नहीं हम पहले मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करेंगे। लेकिन जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जो जानते हैं, और इनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने जज भी उन्हें हाई कोर्ट में बनाया था, लाहौर हाई कोर्ट, उन्हें उनके मिजाज का पता है कि वो घेर घार के कह रहे हैं कि एक दफ़ा शुरू करो, जजमेंट रिजर्व हो जाए ताकि वो जजमेंट जो लिखी हुई है बज़ाहिर एक बात जो आज हो रही है पूरे सुप्रीम कोर्ट, वो जल्दी अनाउंस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो फिर तीसरे या कोई आर्टिकल अखबारों में ही आए उसके। तो ये तो आपका क्या ख्याल है कि आपका क्या ख्याल है कि जो फेडरेशन के वकील हैं मखदूम अली खान, उनको नहीं पता होगा ये बात? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। दूसरी बात ये है चीफ जस्टिस साहब भी जजमेंट चलें ठीक है आ जाएगी, आपका ख्याल है इसका रिव्यू जो है वो जस्टिस काजी फैसल के टेनोर में आएगा? जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट होगी वो रिव्यू में अपील्ड हो जानी है। ये भी वैसे रिकॉर्ड होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की दूसरी जजमेंट काजी साहब के बाद ये जो है नैब लॉ वाली ये रिवर्स होनी है। अच्छा नाज़िर साहब, वैसे ये बड़ा एक ट्रिकी किस्म का पॉइंट है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो स्टेड है और 184(3) के हवाले से रिजर्वेशंस हैं जजेस की, और अगर आप क्या समझते हैं कि इस दौरान में जो 184(3) की जजमेंट्स आई हैं मुख्तलिफ, वो अगर कहीं रिव्यू के अंदर आई और उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का स्टे जो है वो ख़त्म हो गया हुआ, तो ये तो इसी बुनियाद के ऊपर जो है ये सारी जजमेंट ही उड़ जाएंगी कि ये बेंच प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थे। देखें 184(3) के ऊपर यही जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में बेसिकली यही ना कि कमेटी ऑफ जजेस डिसाइड करेंगे, तो देखें जब चेंज ऑफ गार्ड होगा तो उसमें तो यही इशू हाईलाइट होगा, और जब वो यही इशू हाईलाइट होगा तो बहुत सारी जजमेंट्स को या तो रीहियरिंग के लिए या फिर रिव्यू के ज़रिए वो ख़त्म होंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। और बात दरअसल ये है कि जो मखदूम अली खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि आप तो मेंटेनेबिलिटी पे सोच के बैठे हैं, कहने का ये मकसद था उनका। तो आप जब ये मतलब है कि आज तो वैसे हल्की फुल्की जो है वो तलखी भी थी चीफ जस्टिस और मखदूम अली खान साहब के हवाले से। कम हुआ है। जस्टिस एजाज एहसन साहब ने ये ज़रूर ऑब्जर्वेशन दी थी कि देखें अगर हमने एक जजमेंट में ये कह दिया है कि वो मेंटेनेबल है तो क्या वो जनरल ओपिनियन तो नहीं है ना। हर केस का अपना एक सर्कमस्टेंसेस है और हर एक का फैक्ट्स है, वो हर एक मैटर करता है। लेकिन यूजुअली हमने यही देखा है कि ओपिनियन वही चीफ जस्टिस को ये क्यों कहना पड़ा कि फैसला तो अक्सरियत ही होता है ना, चाहे कोई एक मुखालिफ हो या दो उसमें हो, और फिर अगर मैं अपने टेन्योर के अंदर ना लिख सका तो ये एक एम्बैरेसमेंट होगी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब जजमेंट लिखेंगे ज़ाहिर डिसेंटिंग होगी, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है डिसेंटिंग होगी, लेकिन उसमें एक जब ये बात लिखी जाएगी जो कि अहम बात है कि पिटिशनर ने कोई फंडामेंटल राइट्स को हाईलाइट ही नहीं किया, और मखदूम अली खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इंटायर पिटिशन इज़ स्पेकुलेटिव। इसमें आप वो पहले दिन से वो तो यही कह रहे हैं, वो तो और ख्वाजा आरिफ साहब ने महल 26 या 27 हेयरिंग्स के ऊपर उनको ये सवाल उतारा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो मतलब वो गोलमोल जवाब। ख्वाजा हारिस साहब आज क्यों नहीं आए? वो यही कहा जा रहा था, जो डॉक्टर यासिर साहब हैं जो उनको रिप्रेजेंट आज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रिग्रेट्स भेजे हैं और अपॉलॉजी भी टेंडर की है कि वो नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो मतलब अनवेल यानी सेहत ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे। तो अपना सनाद ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये जा किस तरफ रही है? वैसे आपस की बात है ये नहीं, अब बहुत सारे फटे नहीं शुरू हो गए ड्राफ्ट सीन होने वाला है, ड्राफ्ट सीन होने वाला है। अब क्या फटे? एक लाइन सिर्फ एक लाइन देखिए आज की सिर्फ एक लाइन आज की जो हियरिंग से तो यही लग रहा है कि ये पिटीशन एक्सेप्ट होने जा रही है। तो जब एक्सेप्ट होने जा रही है तो फिर आपको पता है कि एक पिटीशन है इमरान खान साहब की, वो एक ही क्लाइंट है जो जिसको जस्टिस एजाज 2017 से ये जो धड़ा है इमरान खान साहब का, हर मामले में वो हाँ वो उनको हर मामले में अब ये भी एक तारीख लिखी जाएगी जब ये जजमेंट लिखी जाएगी कि ये इतनी जजमेंट जो है वो इमरान खान के हक में फलां जजेस ने की है, ये भी होगा मामला। वो चीफ जस्टिस कुछ दावतें शफ्तें भी कर रहे हैं। हाँ ये वैसे कोई सुनाए इतलात आ रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो साकिब निसार साहब ने कुछ छुपे जो लोग जहाँ बैठे हैं जो केस लगाना करना ये वो मुख्तलिफ
कोई चीफ साहब की कोई दावत हुई है, लेकिन वो एक इनफॉर्मल दावत थी घर में। वो स्टाफ को बंदा कर ही देता है। जैसे शायद वहीद थे, जैसे एजाज थे और कुछ सीनियर ऑफिशियल थे जो माजी में साथ रहे हों इन जजेस के साथ, और आगे भी कि यार नहीं परेशान नहीं होना, काजी साहब आ भी गए तो कोई नहीं परेशान नहीं होना। तो वो ये भी होता है ना, क्योंकि विद इन सुप्रीम कोर्ट जो पॉलिटिक्स है वहाँ कहते हैं बहुत से लोग कि साकिब साहब ने बंदे ऐसे लगा गए हैं कि वो ठीक ठाक आगे उनका भी एक पूरी पेंट्रेशन है, केसेस की फिक्सेशन। और काजी साहब ने कई दफ़ा बेंच के दौरान कहा कि ये कैसे केस फिक्स होते हैं, कौन लगाता है ये वो। तो ये सारी एस्टैब्लिशमेंट जो है इस वक्त उनको अंदाज़ा है कि और जब फिर वो आपको 16 सितंबर के बाद चेंज होना है चीज़। आपको याद है वो उसमें जो 184(3) का था, उसमें जब हियरिंग हुई थी कि किसके कहने पे लगाया, तो वो रजिस्ट्रार साहब जो इशरत अली साहब थे उन्होंने बताया जी वो इरशाद साहब ने फ़ोन किया था, उनके कहने पे हमने मामला फिक्स किया था। ऐसे ना वो 6 रुकनी बेंच याद है जब बना था। जी वो यही बात नहीं, वो देखें अब इरशाद साहब को चीफ जस्टिस साहब ने कहा होगा, यही मसला है ना सरकारी लोगों का, वो तो अपने बॉसेस जो होते हैं उनका हुक्म मानते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है परेशानी तो होती है। लेकिन एक तरीक़ाकार तो होता है ना नासिर साहब कि नहीं? देखिए तरीका वही है, फुल कोर्ट में बिठा दें एक मीटिंग। पहले दिन से हम कह रहे हैं, तो ये नहीं वजह हम 100 दफ़ा बता चुके हैं और ये आप भी बता चुके हैं, ये आप सवाल ना करें, ये जवाब पहले दिन से आप छेड़ रहे हैं आपको नासिर साहब, ये छेड़ रहा है ना, ये हसनात आपको छेड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग तमाम जजेस की पहले दिन हो जाती, क्यों नहीं नासिर? यही मैं वही आप हसनात साहब से पूछना, ये 100 दफ़ा सवाल कर चुके हैं और उसका जवाब भी दे चुके हैं। तो ये जाहिर है, देखिए सिंपल सी बात है, फुल कोर्ट मीटिंग तब होगी जब चीफ जस्टिस बुलाएंगे। तो चीफ जस्टिस नहीं बुला रहे तो फिर फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो रही, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं बुलाते? क्यों नहीं बुला? अच्छा आप बताएं क्यों नहीं बुलाते? यार ये वो नासिर साहब, एक मैंने क्लिप देखा, उसमें एक ना लड़का जो है एक बाबा जी से, बुजुर्ग बाबा जी जो है ना, उनसे पूछता है इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? तो वो बाबा जी कहते हैं इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? कहते हैं नहीं जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? तो बाबा कहते हैं हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो ये आप दोनों जो है ना इस काम कर रहे हैं कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रहा। हाँ फुल कोर्ट नहीं बन रहा। नहीं, मैं भी आखिर रिटायरमेंट के दिन जब तकरीर करें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इसका जवाब दे दें, क्योंकि इसका जवाब हमें तो नहीं आया मिला। कोई मजबूरियाँ होंगी नासिर साहब। रेफरेंस पता नहीं, मुझे नहीं पता रेफरेंस शायद होता है नहीं होता, लेकिन जब रेफरेंस होगा तो उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे, और फिर जो लोग उस वक्त बड़ा धुआंधार किस्म का होगा अगर फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जो स्पीचेस होंगी वो पता नहीं उसमें क्या बातें हों। तो चीफ जस्टिस के लिए अलग तकरीब हो, जाने वाले के लिए अलग हो, क्योंकि मुझे स्पीच पढ़नी होती है चीफ जस्टिस की हमायत में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ऐसा नहीं होगा, वो होगी फुल कोर्ट ही। नाज़िर साहब, उमर अता बंदयाल साहब का बहुत बड़ा हार्ट है, वो सुनेंगे बैठ के कि हाँ क्या हुआ, क्या था, क्या नहीं था। वो तो फुल कोर्ट जो है वो एक वो ये भी बताएंगे कि 10,000 से ज़ायद मैंने केस डिसाइड किए हैं। अब भी सुना है कि 10,000 फिर वही गलत कर नहीं, वो लिस्ट आई है बाकायदा, उन्होंने जारी की है, डेटा जारी। पहली दफ़ा हुआ कि जी कारी साहब ने 1,000 केसेस डिसाइड किए हैं। अच्छा हाँ ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनके फैसले नहीं लिखे, उनमें 5 साल 4 महीने पुराने केसेस भी हैं। नहीं, वो नाज़िर साहब कह रहे हैं कि वो एक फैसले को 6 दफ़ा लिखते हैं, फिर काटते हैं, लिखते हैं, उनको टाइम लगता है ताकि वो जजमेंट ज़रा परफेक्शन। तो ये है ना कि उसमें कोई रिवर्स ना हो उनकी जजमेंट, ऐसे ही है ना नासिर साहब। देखिए हर जज चाहता है कि उसकी कोई जजमेंट रिवर्स ना हो, ये उसको मतलब एक तरह का। अब देखें जब आपके सामने है कि हियरिंग में वो जब साइड की जाती हैं तो वो जजमेंट साइड की जाती है ना, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट केसेस साइड किए जाते हैं, तो वो एक तरह की बात की जाती है ना कि ऑनर होता है कि मैंने एक जूरिस्प्रूडेंस, ये मतलब एक बड़ी बात होती है। लेकिन और बतौर वैसे भी जजेस का जो ऑनर है वो जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट करना है, एस्टैब्लिश करना है, सेटअप करना है। जूरिस्प्रूडेंस आई है कि हमारे रूल्स जो हैं वो अबव हैं आम कानून से। हाँ ये ऐसी जूरिस्प्रूडेंस है कि दुनिया भी हिल के रह गई है कि पाकिस्तान आइन का दर्जा दे दिया है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 मेरा को। ज़ाती ख्याल है कि ये गलत है क्योंकि नहीं, उसकी रीजनिंग क्या है, उसकी बैकिंग क्या है। अच्छा ये देखें, आप एस्टैब्लिशमेंट को छेड़ें तो सिक्योरिटी का नाम हो जाता है, साफियों को छेड़ें तो अच्छा ये जो बात कर रहे हैं ये है वो जजमेंट एंड ऑर्डर्स रिव्यू एक्ट 2023 जो अभी नल एंड वॉइड किया है पार्लियामेंट का जो कानून है। जैसे ही पार्लियामेंट गई अगले दिन जनाब ठक करके जजमेंट क्या है जी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखें क्या। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी टेस्टोन अच्छा टेस्टोन है, ये कोई बुरा टेस्टोन नहीं है, लेकिन ये कि जी रूल से भी ऊपर है, नहीं रूल से ऊपर नहीं हो सकते, रूल से नीचे नहीं हो सकते। रूल्स जो हैं वो पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल से ऊपर है।
मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए इस बेंच का ना नासिर साहब ये भी सुना है कि 1980 के रूल जो कहा गया जिसके अंदर मुनीब अख्तर साहब ने लिखा कि वो उस वक्त के बड़े ल्यूमिनरीज जो है और बड़े ज़बरदस्त किस्म की शख्सियात और जजेस थी 1980 उन्होंने बनाए और पता लग गया वो सुप्रीम कोर्ट के जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट रूल्स है ना वो छापा मारा हुआ है। देखिए उस वक्त 100 मोटो भी नहीं लेते थे, वहाँ समोसे की कीमत भी उस वक्त इफ्तिखार चौधरी या महबूब कैद साकिब निसार साहब जो करते रहे वो 1980 में नहीं होता था। अब एनवायरनमेंट चेंज है, अब आपको रूल्स उन रूल्स पे आप नहीं चला सकते। अच्छा। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखिए या तो ये होता है कि सियासतदान रिव्यू सुनते, आपने ही सुनना है, आपके ही जजेस ने होना है, तो डर किस चीज़ का है? मैं बस ऐसे ही बस पता नहीं आई डोंट नो किस बात का वो देखे ना मुनीब अख्तर साहब तो आइन भी रीराइट कर देते हैं, वो रूल्स को भी कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टर ऑफ रोस्टर है। कयूम साहब पता नहीं पार्लियामेंट में जो है ना बहुत सारे ल्यूमिनरीज हैं, ये आप ना अंडर एस्टिमेट करें। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ल्यूमिनरीज नहीं है, उधर भी हैं। तो अगर उन्होंने कोई लॉ बनाया है तो सोच समझ के बनाया है, उनके सामने बहुत सारी चीजें मतलब विल ऑफ द पार्लियामेंट कोई चीज ही नहीं गई जा नहीं 63A की जजमेंट, ये रिव्यू की जजमेंट, यही जुरिस्प्रूडेंस से वाल हुई है मेरे ख्याल है। 63A में रीराइट जो लोग कह रहे हैं, अपने जजेस कह रहे हैं कि आपने रीराइट कर दिया। यहाँ भी अगर आप इसमें फुल कोर्ट बनते रिव्यू में, मेजॉरिटी जजेस ने उस लॉ को सपोर्ट करना था या रीडाउन करते। ये नहीं हो सकता था कि जी हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। हाँ, वो तो ऐसा लग रहा था कि गुस्सा रिएक्शन। अच्छा नासिर साहब अगले हफ्ते बड़े केसेस ठोक दिए हैं, मतलब है कि जो चीमे का नैब जमानतों का वो जो सारे इन्फ्रक्चर्स होते जा रहे हैं, सारे केस लगा रहे हैं, वो क्या वजह है? खत्म तो करना है ना, वो तो ये कोई नई चीज़ अनहोनी चीज़ नहीं है, हर दफ़ा यही होता है। बहुत सारे कंटेनमेंट सेंटर वाला भी लगा दें यार। हाँ, ये जो इन्फ्रक्चर्स हो चुके हैं वो केस लगाने की क्या जरूरत है? वो जब इन्फ्रक्चर्स होगा फिर लगा देंगे। वो मेरा ख्याल है हो चुका होगा, वैसे यही बात है। लाइव इशू रहा नहीं है, लाइव इशू तो नहीं रहा है अभी ये सिविलियन का जो। अच्छा ये सिविलियंस वाला केस दोबारा कब लग रहा है नासिर साहब? अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई। वैसे तो महीने का की डेट थी ना। हाँ तो अभी मेरे ख्याल में टाइम है थोड़ा सा। ऑफिस ही है वो तो। हाँ डेट इन ऑफिस है, अभी टाइम है उस पर। लेकिन अभी नए केसेस आ गए ना कयूम साहब, ये सुप्रीम कोर्ट बार के आबिद जुबैरी साहब की पिटीशन है, इमरान खान साहब की मुझे सियासी इंसाफ चाहिए, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन मेरी हो रही है। मेरी इतला के मुताबिक पीटीआई के वकीलों ने से मैंने पूछा, मैंने कहा डायरेक्ट आपने सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा जी सब वकीलों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, एतजाज़ साहब जो बहुत आपको पता है ना उस्ताद भी हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आप पटिशन सुप्रीम कोर्ट में करें। और फिर वैसे उस्ताद हैं या किसी के उस्ताद हैं? और वो अब ये कहेंगे जजेस को इमोशनल करके कि आपके पास एक टाइम है, हिस्ट्री बनाएं, इमरान खान एक लीडर है उसको आप रिलीज़ कर दें। हालांकि जब भी कोई फैसला होगा तो वो रिवर्स 17 सितंबर के बाद ये सारे फैसले एक ग्राउंड है कि आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट को डिसाइड नहीं किया। उस बुनियाद पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो जस्टिस काजी फैसा कहते हैं कि बेंचेज ही गलत बन रहे हैं, तो अगर बेंचेज ठीक नहीं बन रहे तो उन फैसलों की क्या हैसियत है कयूम साहब? वैसे ये सवाल भी था। ये बहुत बड़ा सवाल है, खड़ा होगा ये बिल्कुल। इमरान खान साहब को जेब नहीं देता कि ये पिटीशन फाइल करें कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है ना वायलेट हो रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट मुझे बचाए। आपने भी तो जब प्राइम मिनिस्टर थे यही हरकत किया था, सॉरी टू से। आपने किसको छोड़ा था? कोई पॉलिटिकल लीडर आपने किसी को बख्शा था? तो जो आप खुद करते रहे अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ वो चीज़ ना हो, ये मुमकिन है? तो फिर अब जो है ये नैब तरमीम का केस जिसमें इमरान खान साहब पहले फर्द थे जिन्होंने इन नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया, नासिर साहब अब वही पटिशनर भी हैं। 90 दिन का। हाँ तो अब ये कब 90 दिन का रिमांड है ना, बेल हो सकती है। 90 दिन बंदा रखे ना, फिर ये तो सारे 4-4 महीने रहे हैं अंदर। बिल्कुल। तो नासिर साहब अपना साहब 2 साल रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर जो है वो नैब तरमीम का ये 90 दिन वाला रिमांड मेरे ख्याल ये नहीं करेंगे। बाकी हो सकता है कोई छोटी मोटी चैलेंज भी नहीं किया ना वो। बेल का मैटर, रिमांड का ये तो पीटीआई ने किया। 2023 की जो अमेंडमेंट है उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन भी तो है ना जो पिछले तो फिर वो मुझे कॉम्प्लेक्स सी सूरत हाल कॉम्प्लेक्स है मुझे। हाँ तो चलें जी। और अब ये हियरिंग जो है नेक्स्ट वीक के ऊपर गई है। ये नेक्स्ट वीक है मेरे ख्याल में 28 को लगेगी। 28 डेट नहीं दी लेकिन 28 को कोई कह रहा था कि 28 को। मखदूम साहब को कोई ट्रस्ट नहीं है बेंच से। आज चीफ साहब कह रहे थे कि वाई यू आर अवॉइडिंग द हियरिंग एंड आपको क्या है, लेकिन मखदूम साहब यही है, उन्हें अंदाज़ा है कि ये बेंच डिटर्मिन, जब एक बेंच पे प्रीएम्प्ट पहले ही बंदा कर जाए कि इन्होंने ये करना है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा लम्हे फिक्री है कि जी जो है वो पहले ही आपके बारे में ये ओपिनियन लोग बना के बैठे हैं कि आपने तो ये डिसाइड करना है।
चलें, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, नैब तरमीम के केस की रुदात आप तक पहुंची और जाहिर है कि ये एक बहुत परेशानी की बात है। जैसा कि ज़ेरे लब ऐसे ही कोई ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं कह रहा है कि सूरत हाल ऐसी है कि ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस ने एक जजमेंट लिख ली थी, लेकिन मंसूर अली शाह साहब के इस मौक़िफ़ के बाद जो है वो खासी खलबली सी है, और अगर इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली हुई तो फिर क्या होगा आगे। और अब तो ये भी फ़िक्र लाक है चीफ जस्टिस को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हमने ये फ़ैसला डिसाइड ना किया, ना लिखा, तो मेरी रिटायरमेंट भी करीब है, और अगर ऐसा हो कि मैं कोई केस ही अधूरा छोड़ के चला दूँ तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। देखते हैं कि किसके लिए क्या शर्मिंदगी और क्या रिवॉर्ड है। आने वाले दिनों में अहम चीज़ें और अहम डेवलपमेंट आपके सामने आएंगी। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।